डियर स्टूडेंट्स, अपना अब टॉपिक आता है डाई नाइट्रोजन का। अब अपने डाई नाइट्रोजन यानी फास्फोरस के कंपाउंड, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा अपना टॉपिक रह जाता है धातु के साथ अभिक्रिया। अपनों ने देखा था ना कि हाइड्राइड बना रहे थे, ऑक्साइड बना रहे थे, हैलाइड बना रहे थे। तो धातु के साथ अभिक्रिया करके ये किस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अपना एक नोट लगा के लिख देता हूँ यहाँ पर कि धातु के साथ भी अभिक्रिया कर, यानी वर्ग 15 के एलिमेंट्स होते हैं, वो धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन से कंपाउंड बनाते हैं। तो एक सिंपल सा ध्यान रखना कि जो वर्ग 15 के एलिमेंट्स होंगे वो धातु के साथ अभिक्रिया करके इस प्रकार के कंपाउंड बनाएंगे जिनमें उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी रहेगी, हमेशा -3 रहेगी। कितनी रहेगी? हमेशा -3 अवस्था में उनकी क्या रहेगी, ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिथियम अपना एक धातु होता है, कैल्शियम धातु होता है, साथ में कौन सा मैग्नीशियम भी धातु होता है, सोडियम भी धातु होता है। इनके साथ में वर्ग 15 के एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाइट्रोजन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 3 लगाऊंगा ना तभी नाइट्रोजन बनेगा। ये क्या हो जाएगा L3N। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन लेता हूँ तो इसको संतुलित करने के लिए कितने लगाऊंगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, जैसे क्या बोलूंगा Ca3N2। उसके साथ में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के साथ में भी क्या करूंगा, उसी प्रकार से 2 Na लगा दूंगा और 2 इसके साथ में 3 मैग्नीशियम लगा दूंगा। तो कौन से कंपाउंड बनाएगा, Mg3N2। सोडियम के साथ में 3 जोड़ूंगा, नाइट्रोजन के इसके 3 ले लूंगा, Na3N। तो ये सारे कंपाउंड होंगे नाइट्रोजन के। कौन से कंपाउंड होंगे, नाइट्राइड कहलाएंगे। इनमें चेक करेंगे तो प्रत्येक में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल के आएगी, -3 निकल के आएगी। याद कैसे रखेंगे कि ये किस प्रकार के कंपाउंड बनाएंगे। तो अगर वर्ग 15 यानी वर्ग 1 के एलिमेंट्स के साथ, मतलब क्षारीय धातु के साथ, जैसे हाइड्रोजन के बाद में कौन सा आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, इस प्रकार की, यानी वर्ग 15 के एलिमेंट्स है ना, ली ना की रब से फरियाद। ये जो एलिमेंट्स है इसमें हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, इनके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो साथ में 3 3 3 3 3, साथ में N। अगर फास्फोरस लगाना है तो फास्फोरस N N, यानी ओनली क्या लगेगा, एक नाइट्रोजन लगेगा। जबकि वर्ग 2 की बात करेंगे, अपने वर्ग 2 में जैसे मैग्नीशियम, वर्ग 2 में बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो उनके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो फिर यहाँ पर लगाएंगे क्या, यहाँ पर 3 लगा देंगे, N2 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो 2 त्यागेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6। और नाइट्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2। ये ग्रहण कितने करते हैं, 2। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार की ये क्या करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे जिनमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल के आएगी, -3 निकल के आएगी। ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं तो इसमें भी -3, इसमें भी -3, इसमें भी -3, इसमें भी -3। और भी कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम फास्फेट भी हो सकता है। कैल्शियम फास्फेट में कौन सा फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, -3 होगी। उसी प्रकार से अपने बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम बिस्मुथियम भी हो सकता है, Bi2। इसमें भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, बिस्मुथियम की, यानी बिस्मुथियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, -3 होगी। कहने का मतलब वो ऐसे कंपाउंड ही बनाएंगे वर्ग 15 के एलिमेंट्स धातु के साथ अभिक्रिया करके जिनमें उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या रहे, -3 रहे। ये हो सकते हैं कंपाउंड। ये कैल्शियम फास्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम बिस्मुथियम हो सकता है। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, प्रत्येक में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल के आ रही है, -3 निकल के आ रही है। वर्ग 1 के एलिमेंट्स के साथ में अभिक्रिया करानी है तो उसके 3 जोड़ देंगे, और वर्ग 2 की करवानी है तो उसके 3 के साथ में जो वर्ग 15 है उसके साथ में कितने जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर ये वर्ग कौन सा है, 2 का है, क्योंकि कैल्शियम 2 में आता है, तो वर्ग 2 का एलिमेंट्स है, और ये वर्ग 15 का है, तो वर्ग 15 के तो 2 हो जाएंगे, और वर्ग 2 के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। वर्ग 1 के 3 हो जाएंगे, और वर्ग 15 का क्या रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा। ऐसे थोड़े से माइंड में रख लेना, ठीक है। उसके बाद में अपना आता है धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया होगी थी, सॉरी। अब आता है अपना डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन का बनना। डाई नाइट्रोजन का बनने में क्या होगा,
कि पहले अपने देखेंगे कि डाई नाइट्रोजन बनेगा कैसे, फिर उसकी रिएक्शन देखेंगे कि किस प्रकार से नाइट्रोजन रिएक्शन करता है। तो फर्स्ट आता है कि डाई नाइट्रोजन की बनने की फर्स्ट विधि आती है वायु के प्रवाजी आसवन से। वायु के प्रवाजी आसवन से अब कहोगे सर वायु के प्रवाजी आसवन से कैसे आप नाइट्रोजन बनाओगे? तो अपने को पता है कि इन्वायरमेंट में कितनी होती है, 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, N2 पाई जाती है। और ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 18 या 20% के लगभग क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। फिर उसके अंदर अलग टाइप की कंपाउंड भी आ जाते हैं, 2% रह जाते हैं, जिसमें हीलियम, नियोन, CO2, HNO3 ये सारे क्या आ जाते हैं, अन्य गैसें आ जाती है। जब इसका क्या किया जाता है, वायु का द्रवीकरण किया जाता है। तो अपने को पता है कि द्रवीकरण करेंगे वायु में, वायु का जब द्रवीकरण करेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या होंगे, द्रव अवस्था में आ जाएंगे। दोनों ही क्या हो जाएंगे, द्रव अवस्था में आ जाएंगे। N2 प्लस O2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, द्रवीकरण से द्रव अवस्था में आ जाएंगे। द्रवीकरण से कौन सी अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब द्रव अवस्था में ये दोनों कन्वर्ट हो गए। अपने को यहाँ तक पता चल गया कि वायु का क्या किया अपनों ने, संपीड़न कराया। संपीड़न कराया तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन थी और ऑक्सीजन थी दोनों ही क्या हो गई, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गई। अब अपने को पता है कि अब एक पात्र ले लिया अपनों ने, इस पात्र के अंदर क्या है, ये संपीड़ित यानी संपीड़ित वायु है। इसके अंदर ऐसे बोल सकते हैं कि N2 प्लस में O2 कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था के अंदर है, द्रव अवस्था में। अब फिर क्या कराएंगे अपने, इसे बॉइलिंग कराएंगे, मतलब गर्म करेंगे थोड़ा सा। इसे क्या कराएंगे, गर्म करेंगे। और गर्म करेंगे और इसको ये क्या कर देंगे, अपने एक दूसरे पात्र से जोड़ देंगे। दूसरे पात्र से क्या कर देंगे, इसे कनेक्ट कर देंगे। दूसरे पात्र से इसे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ऐसे करके। अब अपने को पता है कि जैसे इसे गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कौन से टेम्परेचर पर वाष्प अवस्था में आ जाता है, तो 77.2 केल्विन पर ये क्या हो जाता है, नाइट्रोजन वाष्प अवस्था में आ जाता है। और जो ऑक्सीजन होता है वो कौन सी अवस्था में वाष्प अवस्था में आता है, तो 90 केल्विन पर क्या होता है, वाष्प अवस्था में आता है। अब क्या करेंगे, अपने 70 टेम्परेचर रखेंगे, 77.2। उस पर क्या होगा कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन क्या होगी, वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होकर N2 क्या होगी, वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होकर किस में आएगी, इस दूसरे पात्र में आ जाएगी। और इस पात्र को क्या कर देंगे अपने, फॉर एग्जाम्पल इस पात्र को अपने क्या कर देंगे, एक बर्फ के द्वारा हिमकृत कर देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, अपने बर्फ लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगी, ये जो वाष्प यहाँ पर आई है कौन सी, SNO2 N2 की, वो किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। और इससे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगी। किया कुछ नहीं है, वायु के अंदर कौन थी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट थी। उसका द्रवीकरण किया तो वो दोनों ही क्या हो गई, द्रव अवस्था में आ गई। दोनों ही द्रव अवस्था में आने के बाद में फिर उनको क्या किया अपनों ने, बॉइलिंग करवाया, मतलब गर्म किया। गर्म किया तो नाइट्रोजन क्या थी, 7.7 यानी 77.2 केल्विन पर वो क्या हो जाती है, वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि ऑक्सीजन ज्यादा टेम्परेचर लेती है, 90 यानी 90 केल्विन पर क्या होती है, वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होती है। अपनों ने 77.2 केल्विन पर क्या किया, टेम्परेचर रखा, जिससे क्या हुआ कि जिसमें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट थी, इसमें से हुआ क्या कि डाई नाइट्रोजन क्या हो गई, वाष्प अवस्था में आ गई। और वाष्प अवस्था में जैसे ही आई, अपनों ने यहाँ पर क्या कर दिया, दूसरा एक बर्फ का यानी कहने का मतलब एक ऐसी अवस्था लगा दी जिससे जो वाष्प अवस्था है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाए। जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन वाष्प अवस्था में यहाँ से निकल के गई, यहाँ पर वो फिर पुनः बर्फ की यानी ठंडक के द्वारा किस में कन्वर्ट होगी, द्रव अवस्था में कन्वर्ट होगी। इस प्रकार से सारी नाइट्रोजन वाष्प के द्वारा यहाँ पर इस अवस्था में क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था में जमा हो जाएगी। यहाँ पर शेष क्या रह जाएगी, ऑक्सीजन रह जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का उत्पादन हो जाएगा। ये नाइट्रोजन की क्या एक उत्पादन विधि है, जिसमें वायु का क्या किया जाता है, द्रवीकरण किया जाता है, फिर उसका प्रवाजी आसमन करवाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान में रखना अपने को, और कुछ नहीं रखना। ऑक्सीजन का टेम्परेचर 90 डिग्री केल्विन पर वाष्प अवस्था में आती है, जबकि जो नाइट्रोजन है वो
77.2% पर क्या यानी 77.2 केल्विन पर क्या आती है, वाष्प अवस्था में आती है। तो सबसे पहले वाष्प अवस्था में नाइट्रोजन आ जाएगी और आने के कारण वो दूसरे पात्र में क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। बर्फ लगा रखी है अपनों ने, जिससे ये ठंडक होगी, ठंडक वाष्प क्या हो जाएगी, अपने को पता है संपीड़ित होकर द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बनाने की विधि है। टेम्परेचर थोड़ा सा ध्यान में रखना, पहले अपने वायु के प्रवाही आसवन से क्या करेंगे, इसे बना लेंगे। फिर सेकेंड विधि आती है इनकी औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि तो नहीं बोल सकते इसे, अपने ऐसे बोल सकते हैं, औद्योगिक विधि भी बोल सकते हैं या प्रयोगशाला विधि भी बोल सकते हैं। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि भी बोल सकते हैं या फिर प्रयोगशाला विधि भी बोल सकते हैं। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, इस विधि में सिंपल सा एक अमोनिया क्लोराइड लिया जाता है और प्लस में कौन सा लिया जाता है, सोडियम नाइट्रस लिया जाता है। सोडियम नाइट्रस, अमोनिया क्लोराइड और सोडियम नाइट्रस की क्या कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है। इसे बोलते हैं अमोनिया क्लोराइड और इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्रस बोलते हैं। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया से होगा क्या, अब अभिक्रिया में बनाना है कि अपने को नाइट्रोजन अपनों ने क्या कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल बना लिया, डाई नाइट्रोजन का अपनों ने क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। उसके बाद में अभिक्रिया को बस संतुलित ही करना है। 4 है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब 2 जल के अणु निष्कासित हो जाएंगे, प्लस में 2 NaCl क्या हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड निष्कासित हो जाएगा। इस प्रकार से अपना क्या बन जाएगा, डाई नाइट्रोजन बन जाएगा। प्रयोगशाला विधि में ध्यान में क्या रखना है, अमोनिया क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रस की अभिक्रिया करानी है और डाई नाइट्रोजन का निर्माण कर लेना है, प्लस में जल के अणु और सोडियम क्लोराइड का निष्कासन कर देना। ये प्रयोगशाला विधि होती है, किसको बनाने के लिए, डाई नाइट्रोजन को बनाने के लिए। और एक थोड़ा सा ये चीज भी ध्यान रखना कि इसमें होता क्या है कि इस विधि के अंदर अशुद्धि रूप यानी कुछ मात्रा में अन्य उत्पाद भी बनते हैं, जिसे अपने बोल देते हैं अशुद्धि बोल देते हैं। अशुद्धियां इनमें कौन कौन सी बनती है साथ साथ में, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है और साथ में अपने कह सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल क्या बनता है, कुछ मात्रा में बन जाता है इस अभिक्रिया के दौरान। इस अभिक्रिया के दौरान होता क्या है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल अशुद्धि के रूप में क्या हो जाते हैं, सह उत्पाद के रूप में बन जाते हैं। सह उत्पाद के रूप में बनने के कारण इसको निष्कासित करने के लिए, मतलब ये अशुद्धियों को हटाने के लिए क्या किया जाता है, जो ये अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को कौन से विलयन में, तो अपने कह सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस में सल्फ्यूरिक, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में क्या करवाया जाता है, संपन्न करवाया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में क्या कराया जाता है, संपन्न कराया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि डाई नाइट्रोजन के प्रयोगशाला विधि में सह उत्पाद के रूप में निर्मित अशुद्धियां NO व HNO3 को निष्कासित करने के लिए अभिक्रिया कौन से माध्यम में संपन्न कराई जाती है या कौन से विलयन में संपन्न कराई जाती है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट व सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में क्या कराई जाती है, अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। डाई नाइट्रोजन के बनाने की प्रयोगशाला विधि का क्या कीजिए, अभिक्रिया दीजिए। तो अमोनिया क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, अपने को सोडियम नाइट्रस के साथ में करानी है, सोडियम नाइट्रस के साथ में करानी है, डाई नाइट्रोजन का निर्माण करना है, जल का एक अणु निकालना है और सोडियम क्लोराइड निकालना है। इस अभिक्रिया में कुछ क्या होती है, अशुद्धियां निर्मित हो जाती है, मतलब इस अभिक्रिया में कुछ ऐसे उत्पाद बन जाते हैं जो क्या होते हैं, अभिक्रिया को यानी अशुद्धियां उस यानी कह सकते हैं कि वो एक टाइप से अशुद्धियां हो जाती है। बनाना अपने को NO2 या कुछ अन्य बन जाता है जो क्या कर देता है, उस अभिक्रिया को अशुद्ध कर देता है। तो इस प्रकार की जो अशुद्धियां होती है, जैसे कौन कौन सी अशुद्धियां बनती हैं, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और HNO3, इनको निष्कासित करने के लिए अभिक्रिया कौन से माध्यम में संपन्न करवाई जाती है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट व सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में संपन्न कराई जाती है। अभिक्रिया में होता क्या है, तो अभिक्रिया में कुछ नहीं होता, जहां पर अपनों ने अमोनिया क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई थी वहां पर डायरेक्ट क्या होगा, Na4 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा और उससे निष्कासित क्या हो जाएगा, जैसे ये अभिक्रिया थी K2Cl
Cr2O7 प्लस में अमोनिया क्लोराइड था, यहाँ पर 2 अणु ले लेंगे। होगा क्या इस अभिक्रिया में, तो 2 KCl निष्कासित हो जाएगा और बन क्या जाएगा, यहाँ पर NaNO2 लिख लेता हूँ ताकि आपकी याद में रह जाए। होगा क्या फिर, अमोनिया डाइक्रोमेट बन जाएगा, अमोनिया डाइक्रोमेट बन जाएगा। अब अमोनिया डाइक्रोमेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा अपना N2 प्लस में निकल के आ जाएगा। तो अपने कह सकते हैं कि 4 अणु जल के निकल जाएंगे, प्लस में क्रोमेट आयन क्रोमेट ऑक्साइड निकल जाएगा। यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। पहली वाली रिएक्शन याद में रखनी, ये याद में नहीं रखनी, ये आपको बताया है कि उन अशुद्धियां यानी जो अशुद्धियां बनी है अपनी NO प्लस में HNO3, इन अशुद्धियों से बचने के लिए क्या किया जाता है, जो अमोनिया क्लोराइड और सोडियम नाइट्रस है उसकी अभिक्रिया किसके विलयन में करवाई जाती है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस में कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में करवाई जाती है। अभिक्रिया में होता क्या है, तो अभिक्रिया के अंदर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो कौन सा होता है, अमोनिया डाइक्रोमेट होता है, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है बाद में नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में क्या निकाल देता है, क्रोमियम ऑक्साइड निष्कासित कर देता है। ठीक है, तो अपने को मेन रिएक्शन कौन सी ध्यान में रखनी है, मेन रिएक्शन अपने को यही माइंड में रखनी है बस कि बनेगा कैसे, अमोनिया क्लोराइड की अभिक्रिया करवानी है सोडियम नाइट्रस के साथ में और क्या बना देना अपने को N2 प्लस में 2 अणु जल के प्लस में Cl, ये अपना डाई नाइट्रोजन बन गया। और इसमें बोल देना कि उत्पाद के रूप में यानी अशुद्धि के रूप में क्या हो जाती है, ये 2 टाइप की अशुद्धियां निर्मित हो जाती है। इन अशुद्धियों को निष्कासित करने के लिए क्या किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में क्या किया जाता है, ये अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। अभिक्रिया अपने को दिखानी यही है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड विधि आती है। सेकंड विधि आती है कि अमोनिया को शुद्ध मात्रा में किस प्रकार से बनाया जाता है। तो अमोनियम को शुद्ध मात्रा में बनाने के लिए सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड का क्या कराया जाता है, तापीय अपघटन कराया जाता है। और ये आपको हमेशा याद रखना है, सोडियम एजाइड का और बेरियम एजाइड का सूत्र भी ध्यान में रखना है और तापीय अपघटन शब्द को भी क्या रखना है, माइंड में रखना है, क्योंकि वो बहुत बार क्वेश्चन यही देता है कि बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से क्या होता है। कभी क्वेश्चन को चेंज करके सिर्फ सोडियम ले आता है कि सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन से क्या होता है, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर देता है, थोड़ी और हार्ड कर देता है। क्या होता है जब सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को 373 या 473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो लैंग्वेज का मतलब एक ही है, बनेगा कौन सा अपना डाई नाइट्रोजन बनेगा। तो 2 शब्द कौन से ध्यान में रखने अपने को, सोडियम एजाइड और दूसरा बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड। सोडियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो Na N3 और बेरियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो BaN3 की ट्वाइस 2। ये किसका सूत्र होता है, बेरियम एजाइड का होता है। और ये N2 बनाने की सबसे शुद्ध विधि है, N2 बनाने की सबसे शुद्ध विधि है, सबसे शुद्ध विधि है। आपसे पूछ ले कि डाई नाइट्रोजन बनाने की सबसे शुद्ध विधि का अभिक्रिया दीजिए, तो अपने को सिर्फ यही करना है कि सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड दोनों में से किसी का एक क्या कर देना, अपने तापीय अपघटन करके दिखा देना, या फिर ऐसे बोल देना है कि सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड का तापीय अपघटन कराने पर शुद्ध मात्रा में क्या होता है, डाई नाइट्रोजन बनता है। होता कैसे है, तो ये अपना क्या है, सोडियम एजाइड है, इसका अपनों ने क्या करवाया, तापीय अपघटन करवाया। तापीय अपघटन का मतलब अपनों ने क्या किया, इसे गर्म किया। होगा क्या, डाई नाइट्रोजन बन जाएगा। कितने अणु है, 6 हो गए, तो 6 में से 3 इधर आ जाएंगे, प्लस में 2 सोडियम के निकल जाएंगे। और दूसरा अपना कौन सा है, बेरियम एजाइड है। बेरियम एजाइड के लिए क्या लिखा हुआ है, तो बेरियम एजाइड में डायरेक्ट 3
N2 प्लस में बेरियम लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा अपना सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन और बेरियम एजाइड का तापीय अपघटन। बनेगा कौन सा? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जिसे अपने क्या बोल सकते हैं? डाई नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डाई नाइट्रोजन बनाने की सबसे शुद्ध विधि कौन सी है? तो सोडियम या बेरियम एजाइड का तापीय अपघटन कराओ, जो नाइट्रोजन बनेगा वो शुद्ध मात्रा में बनेगा। ये तीन विधि अपने को ध्यान में रखनी है, इसके अलावा और कोई विधि नहीं है। पहली वायु के प्रवाची आसवन से, दूसरी थी प्रयोगशाला विधि और तीसरी थी यानी बेरियम या फिर इसे बोल सकते हैं सोडियम एजाइड। बेरियम या सोडियम एजाइड का तापीय अपघटन अपनों ने क्या किया? करवाया है। ठीक है, तो उसके बाद में जस्ट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है। किसकी? डाई नाइट्रोजन की। डाई नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? मतलब डाई नाइट्रोजन किस प्रकार की गैस है, किस प्रकार से ये रिएक्शन करती है, उसके बारे में आता है। तो डाई नाइट्रोजन की जब अपने बात करते हैं, डाई नाइट्रोजन की संरचना किस प्रकार से होती है? तो इस प्रकार से होती है, अपने को ये पता है। इसमें क्या होते हैं? दो पाई बंद होते हैं और एक क्या होता है? इसमें सिग्मा बंद होता है, एक सिग्मा बंद होता है। और इसकी बंद वियोजन ऊर्जा कितनी होती है? बंद वियोजन ऊर्जा बोल सकते हो या फिर बंद वियोजन एंथैल्पी बोल सकते हो। बंद वियोजन ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 941 केल्विन जूल होता है। किलो केल्विन जूल बोल सकते हो, किलो केल्विन जूल बोल सकते हो। ये इसके क्या होता है? बंद वियोजन ऊर्जा का मान होता है। अब नाइट्रोजन में क्या है? अपने को पता है ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण अपने को पता है कि इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चलेगी? बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि बंद वियोजन ऊर्जा का मान अपने देख रहे हैं कितना निकल के आ रहा है? 941 निकल के आ रहा है। अब ये बंद वियोजन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होने के कारण ये नाइट्रोजन क्या रहती है? कमरे के ताप पर क्या रहती है? अक्रियाशील रहती है। कमरे के ताप पर क्या रहती है? कमरे के ताप पर अक्रियाशील रहती है। क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि नाइट्रोजन कमरे के ताप पर अक्रियाशील क्यों रहती है? तो सिंपल सा रीजन, नाइट्रोजन सबसे छोटा परमाणु होने के कारण ये आपस में क्या कर लेता है? ट्रिपल बॉन्ड से डाई नाइट्रोजन का निर्माण कर लेता है। और ये ट्रिपल बॉन्डेड डाई नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए और इसको अभिक्रिया करवाने के लिए बंद वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है? ज्यादा होता है, 941 किलो केल्विन प्रति जूल होता है। इतनी एनर्जी कमरे के ताप पर नाइट्रोजन के बंद को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होती। मतलब कमरे का ताप इतनी एनर्जी नहीं दे पाता कि ये ट्रिपल बंद क्या हो जाए? टूट जाए और क्या हो जाए? नाइट्रोजन क्रियाशील हो जाए। इसलिए क्या होती है कि जो डाई नाइट्रोजन होती है वो कमरे के ताप पर क्या रहती है? अक्रियाशील रहती है। ठीक है, तो अक्रियाशील का सिंपल सा कारण रखना है कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होती है। इन तीन बंद को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा बंद वियोजन एंथैल्पी यानी बंद वियोजन ऊर्जा का मान 941 केल्विन होता है। इतनी ऊर्जा कमरे के ताप पर मिल नहीं पाती, जिसके कारण ये कमरे के ताप पर क्या रहती है? अक्रियाशील रहती है। इसके अंदर दो सिग्मा बंद अपने को पता है, ये एक क्या होता है? पाई बंद, दो पाई बंद और एक क्या होता है? इसमें सिग्मा बंद होता है। और इसकी क्या खूबी होती है? नाइट्रोजन क्या होती है? एक अद्रव्य यौगिक होता है N2। ये क्या होती है? गंधहीन होती है, गंधहीन होती है, रंगहीन होती है, स्वादहीन होती है। रंगहीन, स्वादहीन, अविषैली गैस होती है। मतलब इसमें न तो कोई गंध होता है, न कोई स्वाद होता है, न ही कोई जहरीला होता है। इस प्रकार की कुछ नहीं होती। नाइट्रोजन क्या होती है? जल में कम विलेयशील होती है, जल में कम विलेयशील होती है, जल में कम विलेयशील होती है। दूसरी डाई नाइट्रोजन की एक खूबी ये भी होती है कि ये क्या रहती है? कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में रहती है, गैसीय अवस्था में रहती है, गैसीय अवस्था में रहती है। क्यों रहती है? तो इसका रीजन सिंपल सा होगा कि इसमें द्विध्रुव के गुण क्या रहते हैं? शून्य रहते हैं, यानी न के बराबर होते हैं। अब द्विध्रुव का गुण ही नहीं होगा, मतलब ध्रुवीय प्रकृति नहीं होगी बंध की, तो इसके जो अणु होंगे वो कौन से बंध से जुड़ेंगे? दुर्बल वांडरवाल्स बंध से जुड़ेंगे। और दुर्बल वांडरवाल्स बल क्या हो जाते हैं? कमरे के ताप पर ही टूट जाते हैं, कमरे के ताप पर ही क्या हो जाते हैं?
टूट जाते हैं, और टूटने के कारण ये क्या हो जाती है, N2 एक अणु के रूप में क्या हो जाती है, पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। इसलिए कमरे के ताप पर N2 होती है वो गैस अवस्था में रहती है, और कमरे के ताप पर ये क्या रहती है, अक्रियशील रहती है। क्यों? क्योंकि कमरे के ताप पर इसके ट्रिपल बंध को तोड़ने के लिए एनर्जी नहीं मिल पाती, जबकि इन बंधों को तोड़ने के लिए क्या मिल जाती है, इनके बीच में एनर्जी मिल जाती है। क्योंकि ये कौन सा बंध है, वान डेर वाल्स बंध है, कौन सा, जो क्या हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। तो ये नाइट्रोजन के बारे में क्या थी, बेसिक नॉलेज थी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखना। कल उसकी अपने क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे अमोनिया बनता है, कैसे ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है, कैसे धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।